नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में आज हम बात करेंगे अस्थमा की। दोस्तों, कहा जाता है अस्थमा सांस जब हम लेते हैं तो उसमें तकलीफ़ के साथ ये प्रेजेंट होता है, लेकिन लंबे समय तक अगर ये बना रहता है तो हमारे लंग्स पर बुरा प्रभाव डालता है। आम सी लगने वाली इस बीमारी के प्रति इसके कारण, इसके लक्षण और इससे बचाव कैसे किया जाता है, इसके प्रति जागरूकता लाने के मकसद से पूरी दुनिया भर में 6 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। हम भी एज ए अवेयरनेस समझेंगे कि अस्थमा क्या है, कैसे इसे बचा जा सकता है, और इस पर जानकारी देंगे हमें डॉक्टर जावेद इकबाल सर, जो कि कंसल्टेंट चेस्ट एंड डिजीज़ हैं। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। सर, पूरी दुनिया भर में इसे लाइमलाइट पर किया जा रहा है अस्थमा डे को। सर, अस्थमा आपसे अगर हम समझना चाहें तो क्या होता है? देखिए, अस्थमा इज़ ए कंडीशन जिसमें जो लेमन में आपको बताऊं एज कि शार्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, वीजिंग होती है, छाती में आवाज़ें आती हैं, विस्लिंग साउंड आती है, उसे हम कहते हैं। एलर्जिक कंडीशन के साथ भी एसोसिएटेड होता है, एलर्जिक अस्थमा उसे कहते हैं। नॉन एलर्जिक कंडीशंस भी होती हैं। एलर्जिक कंडीशन जैसे आपको एसोसिएटेड होगा नाक से पानी आना, छींके आना, खांसी होना, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ और वीजिंग जो है प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं। ओके सर, ये फ्लू लाइक सिम्टम्स देखे जाते हैं, कोल्ड और फ्लू में भी ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं, तो क्या ऐसे बदलाव आता है हमारी सांस लेने में, जहाँ हमारे कोई ऐसे क्या लक्षण है कि हम समझ पाए कि अस्थमा हमें हो चुका है? जी, फ्लू लाइक सिम्टम्स डेफिनेटली होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो एलर्जिक पेशेंट है या जो अस्थमेटिक पेशेंट है, उसमें जब भी कभी फ्लू होगा या वायरल इन्फेक्शन होगा तो वो अस्थमा के सिम्टम्स को एग्रेवेट करेगा। तो वहाँ पे आपको ओवरलैपिंग सिम्टम्स दिखेंगे, अस्थमा के भी सिम्टम्स और फ्लू लाइक सिम्टम्स, जो जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की राइनोरिया हो गया, कफ होगी, स्नीजिंग होगी, फीवर हो गया। अब टिपिकली अगर अस्थमा के सिम्टम्स देखे जाएं तो शार्टनेस ऑफ ब्रेथ उसमें होती है, चेस्ट टाइटनेस होती है, स्पैज़म होता है, वीजिंग साउंड्स होती हैं चेस्ट में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं वो एक जैसे नहीं रहते, वो वैक्सिंग एंड विनिंग कोर्स होता है। उसमें कुछ देर के लिए आपके सिम्टम्स जो है एग्रेवेट हो जाएंगे और एक पीरियड आएगा जिसमें आप यू विल बी नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल। ओके, तो ये एपिसोड की तरह आता है सर, अटैक आता है, जैसे अस्थमा का अटैक जिसे कहा जाता है। सर, खतरा किन लोगों है, प्रोन कौन है, किन्हें अस्थमा हो सकता है? देखिए, अस्थमा इट स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड अप टू अडल्ट एज या ओल्डर एज। बच्चों में ज़्यादातर होता है और हर उम्र में होता है, बट लेट ऑनसेट अस्थमा भी जो है वो भी एक एंटिटी है, वो भी देखा गया है। ओके, तो सर बच्चों में जब अस्थमा हो जाता है तो उसका इलाज जो कहें तो क्या रहता है? देखिए, अस्थमा का इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है, लंग की इन्फ्लेमेशंस होती है इसमें, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस जो हैं वो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है एक, और दूसरा है ब्रोंकोडाइलेटर। तो 2 तरह की मेडिकेशंस जो है वो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स में हम यूजुअली इनहेल्ड स्टीराइड्स देते हैं। इनहेल्ड स्टीराइड्स का भी डोजेज होता है, कम डोज से लेके मीडियम डोज और हाई डोज स्टीराइड्स देते हैं हम। उन कंडीशंस में जहाँ पे एपिसोडिक अस्थमा है, रेगुलर सिम्टम्स नहीं है, ऑफ एंड ऑन है, तो लो डोज स्टीराइड से शुरू करते हैं अलॉन्ग विद ब्रोंकोडाइलेटर। मेडिकेशंस हैं जिनमें आपकी जो स्पैज़म है वो कम किया जा सकता है, कुछ मेडिकेशंस हैं। और हमें 2 चीज़ें एक साथ करनी है, इन्फ्लेमेशन कम करनी और स्पैज़म जो है वो कम करना है। जी, कहीं ना कहीं मेडिसिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल बन जी, जाता है, मेडिसिन जो का शॉर्ट बड़ा टर्म इम्पोर्टेंट रोल मेडिसिन में जाता है। सर, जो क्रॉनिक अस्थमा हो जाता है बड़ों में, जैसे देखा जाता है कि बहुत क्रॉनिक रहता है उनमें, तो उनका स्टेट और मैनेजमेंट पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तो आ गया एपिसोडिक अस्थमा जिसमें आपके सिम्टम्स हैं वैक्सीन एंड वीनिंग होती है। एक सिम्टम्स आ गया जहाँ पे डिफ़िकल्ट टू ट्रीट अस्थमा, जिसमें हम कहेंगे सीवियर अस्थमा जिसे कह सकते हैं। उन कंडीशंस में जो हमारी रूटीन मेडिकेशंस हैं उनसे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पेशेंट्स के सिम्टम्स कुछ हद तक तो कंट्रोल होते हैं, बट सिम्टम्स फ्री पेशेंट नहीं हो पाता है। तो उन कंडीशंस की डिफरेंट एंटिटी आ गई है अब, जैसे विद टाइम अब फिनोटिपिक डिफरेंट फिनोटाइप्स आ गई। इयोसिनोफिलिक अस्थमा होता है, उसमें आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो इयोसिनोफिल टाइप की होगी। आईजीई या एटोपिक अस्थमा होगा
तो दिस डिफरेंट फिनोटाइप्स जो हैं और डिपेंड्स अपॉन द सिम्टम्स कि आपके सिम्टम्स कितने हद तक हैं, कितने कंट्रोल हो सकते हैं। हमारी रूटीन जो ब्रोंकोडायलेटरी मेडिकेशंस हैं, मैक्सिमम डोज ऑफ इनहेल्ड स्टीराइड से, एट टाइम्स आपको ज़रूरत पड़ती है ओरल स्टीराइड्स की। तो कुछ पेशेंट्स में मैक्सिमम दे आर स्टीराइड डिपेंडेंट अस्थमा हो जाते हैं। उन कंडीशंस में लेटेस्ट मेडिकेशंस अब आई हैं बायोलॉजिकल्स, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ऑल्दो दे आर वेरी कॉस्टली, लेकिन बड़ा अच्छा उनका रिजल्ट अच्छे हैं। एडवांस मेडिसिन है वो आ चुका है। जी जी बिल्कुल। सर, प्रिवेंटिव मेजर्स में हम अगर बात करें तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कैसे समझे किसी बच्चा अगर कोई बीमार है तो उसे अस्थमा हो चुका है, डायग्नोज कैसे होगा और बचाव कैसे किया जा सकता है? जी देखिए, डायग्नोज करने का एक तो हिस्ट्री और सिम्टम्स जो हैं पेशेंट के वो खुद ही बताएंगे कि पेशेंट डायग्नोज बन जाता है। हाँ, प्रोबेबल डायग्नोसिस जो है अस्थमा का है। देन हम उसके एलर्जी टेस्ट करेंगे, जिसमें मैंने कहा फिनोटाइप्स देखेंगे, IgE टाइप है या ईसिनोफिलिक टाइप है। फिर हमारे पास डिफरेंट मॉडलिटीज़ है, जैसे लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं हम, स्पायरोमेट्री से पता चल सकता है। स्पायरोमेट्री जो है बच्चों में तो पॉसिबल नहीं होती है, बच्चों में डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जिसमें फिनो एक टेस्ट है, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एक वो एक टेस्ट आता है, या फिर इम्पल्स ऑसिलोमेट्री है, एडवांस टेस्ट हैं। उनमें जो बच्चों में अस्थमा है वो हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सर, किसी भी बीमारी को जब इग्नोर करते हैं तो वो एडवांस स्टेज में चली जाती है। अस्थमा की अगर हम हमारी बात करें तो इसको इग्नोर करना, इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कहाँ तक जा सकता है? देखिए, जो अस्थमा जो है ये रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इसमें रिवर्सिबल इन द सेंस कि विद मेडिकेशंस आपके सिम्टम्स कंट्रोल किए जा सकते हैं, आपकी डिजीज़ जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। एक स्टेज आती है जिसमें आपका लॉन्ग स्टैंडिंग अगर आपको अस्थमा है, आप ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है, आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, तो विद पैसेज ऑफ टाइम वो जो रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है वो फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है। उन कंडीशंस में वो जो अस्थमा के सिम्टम्स जो हम कंट्रोल कर पाते हैं मेडिकेशन से, वो नहीं हो पाते। तो सर फिर ऑप्शन क्या बचता है? कहीं ना कहीं जब इनहेलर जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन होता है। इनहेल्ड मेडिकेशंस मैंने कहा मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इसमें यही होता है, इनहेल्ड स्टीराइड्स और इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर, ये दोनों जो है मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है और प्राइमरी ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइजेशन की नोबत को कम करते हैं सर। जी बिल्कुल कम करते हैं स्टार्टिंग में। बिल्कुल जी सर, ट्रिगर्स को कौन से ऐसे हैं जो अवॉइडेबल हैं? देखिए, एक तो आपको असेस करना है अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली, आप के सिम्टम्स किस टाइम एग्रावेट होते हैं, किन चीज़ों के एक्सपोजर से आपके सिम्टम्स एग्रावेट होते हैं। आपका अगर कोई एलर्जन एक्सपोजर नोन है तो आपने वो अवॉइड करना है। सेकंड, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वैक्सीनेशन। मोस्टली जो वायरल इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा जो है वो अस्थमा की एक्यूट एक्सैजर्बेशन जो है वो काज करते हैं। तो आपको वैक्सीनेशन लेनी है अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, एक चीज़। दूसरे, आपको अपने सिम्टम्स और पर्टिकुलर पीरियड में अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं तो उस पीरियड्स के लिए आपको मेडिकेशन का अरेंजमेंट जो है पहले से करना पड़ेगा। जी सर, अस्थमा कोई पर्टिकुलर सीजन में होता है, वैक्सीन कब ली जा सकती है? देखिए, वैक्सीन नॉर्मली जो वायरल इन्फेक्शन है मोस्टली विंटर सीजन में जो है ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा सीवियर होते हैं। तो आइडियल टाइम जो है वैक्सीनेशन का, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का, वो सितंबर अक्टूबर एट द स्टार्ट ऑफ द विंटर सीजन। बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है, इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है। सर, आपने हमें जानकारी दी कि कैसे अस्थमा की रोकथाम संभव है और कैसे इस पर ध्यान रखना, इसको अवॉइड नहीं करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डीप आपने नॉलेज दी। तो दोस्तों, हमें डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है वो अस्थमा के चांसेस को कम कर सकती है। मौसम सर्दी आने से पहले अगर ये लगवा ली जाती है तो काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। छोटी छोटी जागरूकता ही आपकी हर बीमारी से बचाव कर सकती है, इसलिए हमेशा जागरूक रहें और दूसरों को भी करते रहें। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले में फिर हाजिर हों।